हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 10th में आपका अनुवांशिकता चैप्टर का रिवीजन चल रहा है, जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना देरी किए हुए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और अपना वही कंसेंट अब कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, कल के सेशन में हम लोगों ने प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण के बारे में ठीक से चर्चा कर ली थी कि कौन से लक्षण प्रभावी कहलाते हैं और कौन से लक्षण अप्रभावी कहलाते हैं। तो प्रभावी लक्षणों को हम डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं। ये ऐसे प्रकार के लक्षण हैं जो शॉर्ट प्लांट्स के ऊपर क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। और रिसेसिव ट्रेट यानी कि अप्रभावी लक्षण ऐसे होते हैं कि जो डोमिनेंट ट्रेट पे अप्रभावी होते हैं। तो मेंडल ने क्या रिप्रेजेंट किया? मेंडल रिप्रेजेंटेड द डोमिनेंट ट्रेट एज अपर केस। अब ये ध्यान रखेंगे, जो भी प्रभावी लक्षण को लिखना था तो उन्होंने उसके लिए कैपिटल लेटर का यूज किया, और जो उसी के जैसा अप्रभावी लक्षण था उसके लिए उन्होंने स्मॉल टी का यूज किया, यानी कि अपर केस और लोअर केस के अल्फाबेट्स का यूज किया। और ये जो ट्रेट्स थे ये क्या थे? दे आर एक्चुअली द जीन्स प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स ऑफ अ सेल। ये जो ट्रेट्स थे, जो लक्षण थे, ये क्या थे? ये वो जीन्स थे जो एक्चुअली प्रेजेंट थे क्रोमोसोम्स के अंदर। अब मेंडल के एक्सपेरिमेंट को आप अगर डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इस डायग्राम को अच्छे से देखेंगे। इसमें इन्होंने क्या देखा कि पेरेंट्स थे एक प्योर ब्रीडिंग टॉल प्लांट, यानी कि एक लंबे पौधे को लिया गया है ना, एक लंबे पौधे को लिया इन्होंने, और एक प्योर शॉर्ट प्लांट को लिया और उसको इन्होंने कैपिटल टी और स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया। इन दोनों का क्रॉस कराया गया, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे पौधे आए होंगे, उन्होंने 4 पौधों का सैंपल लिया। अब जो उन्होंने 4 पौधों का सैंपल लिया, ये पहली जनरेशन कहलाई। प्रयोग के बाद क्या कहलाई? F1 जनरेशन कहलाई। ये क्या कहलाई? F1 जनरेशन कहलाई। और इस F1 जनरेशन में इन्होंने क्या देखा कि जो क्रॉस कराया गया था, जो ब्रीड कराया गया था, वो प्योर टॉल प्लांट और प्योर शॉर्ट प्लांट का कराया गया था। लेकिन जो पौधे आए F1 जनरेशन में, वो सारे के सारे कैसे थे? सारे के सारे दिखने में टॉल थे। कैसे थे? दिखने में टॉल थे। यानी कि सीधे शब्दों में अगर समझें तो टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट का क्रॉस कराने पे शॉर्ट प्लांट का जो लक्षण था, यानी कि जो उसका छोटा बौना होने का जो लक्षण था, वो प्रभावी नहीं हो पाया, यानी कि वो अप्रभावी रहा। और टॉल प्लांट ने अपनी लंबाई को डोमिनेट किया बौने पौधे के ऊपर। तो सारे के सारे पौधे दिखने में तो लंबे दिखे, लेकिन उनके अंदर वो अप्रभावी लक्षण जो शॉर्ट प्लांट का था वो क्या? हिडन रह गया, यानी कि छुपा हुआ रह गया। या हम कह सकते हैं कि जो छोटा, लंबाई में छोटे होने का जो लक्षण था वो अपने आप को डोमिनेट नहीं कर पाया, लेकिन जीन्स में वो प्रेजेंट रहा, ठीक है। अब ये जो पहली पीढ़ी आई जिसमें सारे के सारे पौधे दिखने में तो लंबे थे, कैसे थे? दिखने में तो लंबे थे, लेकिन उनके अंदर लंबे और छोटे दोनों का जीन्स मौजूद था, ठीक है। अब जब पहली पीढ़ी F1 जनरेशन आई, उनके हर पौधे के अंदर ही क्या कराई गई? सेल्फिंग कराई गई, यानी सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया कराई गई। और उसके बाद वो दिखने में कैसे थे? सेल्फ पॉलिनेशन कराया, दिखने में सारे के सारे कैपिटल टी स्मॉल टी थे। अब इसको जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो रिजल्ट जो तीसरी पीढ़ी का आया, वो रिजल्ट एकदम डिफरेंट आ गया, रिजल्ट एकदम अलग तरीके का आ गया। रिजल्ट क्या आया वो देखेंगे। टॉल प्लांट और टॉल प्लांट, जो कि कैसा है? हाइब्रिड है। कैसा है? हाइब्रिड। इसमें टॉल और शॉर्ट दोनों के जीन्स मौजूद हैं।
अब इनका जब क्रॉस कराया गया तो रिजल्ट F2 जनरेशन, दूसरी पीढ़ी में रिजल्ट क्या आया? कैपिटल टी, यानी एक ऐसा जो प्योर टॉल प्लांट आया। दो प्लांट्स कैसे आ गए? जो प्योर टॉल नहीं थे पर दिखने में टॉल थे, ठीक है। उसके पास कैपिटल टी स्मॉल टी का ट्रेड जो है आया, और एक पौधा ऐसा आया जिसका ट्रेड जो है वो स्मॉल टी हो गया, यानी कि जिसका जो कॉम्बिनेशन था वो स्मॉल टी हो गया। अब क्या हुआ? आपने ये देखा कि दो पौधे तो F1 जनरेशन वाले कॉपी होके आ गए और दो पौधे ऐसे कॉपी होके आ गए जो इस पीढ़ी के लिए पेरेंट्स, मतलब इसकी तीसरी पीढ़ी में जो पौधे थे प्योर टॉल प्लांट, एक प्योर टॉल प्लांट बन गया, प्योर शॉर्ट प्लांट तो एक प्योर शॉर्ट प्लांट बन गया, और दो पौधे F1 जनरेशन वाले जो है कॉपी होके आ गए। तो क्या हुआ? 1:2:1 के रेशियो में पौधे जो है आपको मिले। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? ये प्रयोग किसने किया था? ये प्रयोग किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। उन्होंने क्या बोला कि रिवाइवल ऑफ द ट्रेट दैट वाज अनएक्सप्रेस्ड इन F1, जो F1 जनरेशन में जो क्या हो गया था? F1 जनरेशन में ये अनएक्सप्रेस रह गया था, डॉर्फ वाला F1 जनरेशन में अनएक्सप्रेस्ड रह गया था। यही लक्षण F2 जनरेशन में, F2 प्रोजेनी में फिर से दोबारा से आ गया। बोथ ट्रेट्स tall and dwarf were expressed in F2 generation in ratio 3:1। अब ये दिखने में तो 3:1 थे, है ना? दिखने में तो 3:1 थे, यानी कि दिखने में 3 पौधे लंबे और एक पौधा छोटा। तो विजिबल कैसे थे? 3 लंबे पौधे थे और एक छोटा पौधा था। लेकिन उसमें भी आप देख पा रहे हो कि नीचे जो उनका जीन्स का कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट है। दिखने में 3 लंबे और एक छोटा, लेकिन जीन का कॉम्बिनेशन जो है वो डिफरेंट है। यानी एक लंबा पौधा, ये इसका जीन का कॉम्बिनेशन देखिए, अपर केस का 2 लेटर्स टी थी। इन दोनों पौधों में देखिए अपर केस टी स्मॉल टी भी है, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, और उसके बाद बौने पौधे में आप देख रहे हैं कि स्मॉल टी और स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन हो गया। तो मेंडल ने क्या प्रपोज किया? मेंडल ने क्या कहा कि Mendel proposed that something is being passed unchanged from generation to generation। तब के समय में बच्चों, ये जो हम जीन्स शब्द की बात करते हैं, ये जीन्स शब्द तब नहीं पता था वैज्ञानिकों को, तब उन्होंने इसको फैक्टर्स शब्द का नाम दिया। उन्होंने कहा, अंदाजा लगाया कि कुछ तो ऐसा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बिना चेंज हुए ट्रांसफर हो जाता है। कोई चीज तो ऐसी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को लेके चली जाती है और बिना चेंज हुए। तो उसको उन समय पे उन्होंने ही कॉल्ड दीज थिंग्स एज फैक्टर्स, उन्होंने उन चीजों को फैक्टर्स का नाम दिया। अब आज के समय में उन्हीं फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंटली कॉल्ड जीन्स। हम उसको इस समय में जीन्स कहते हैं। अब इन फैक्टर्स में क्या होते हैं? फैक्टर्स कंटेन, या बोलेंगे जीन्स कंटेन एंड कैरी कैसी इंफॉर्मेशन बच्चों? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। कैसी इंफॉर्मेशन? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अनुवांशिक लक्षणों या अनुवांशिक सूचना को कैरी करते हैं। फैक्टर्स या जीन्स क्या होते हैं? ये अनुवांशिक सूचना को कैरी करने का काम करते हैं, ठीक है। के बाद नेक्स्ट देखेंगे, traits may not show up in an individual but are passed on to the next generation। कोई जरूरी नहीं है कि लक्षण उस इंडिविजुअल में दिखाई ही पड़े, लेकिन ट्रांसफर वो जरूर हो जाते हैं, ठीक है। तब इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स ओवर 2 जनरेशंस। अब इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स यानी कि जो लक्षणों का ट्रांसफर होने का है, इनहेरिटेंस है, वो अगर 2 जनरेशन पर देखा जाए तो वो किस तरह से देखेंगे? लक्षणों की वंशागति के जो नियम है उसमें मेंडल का कितना बहुत बड़ा योगदान है।
देखिए, मनुष्यों में जब लक्षणों के आप वंशागति के नियम की बात होती है तो उसमें क्या देखते हैं, आप सबको क्या पता है कि माता और पिता, पेरेंट्स की बात होगी अगर, तो माता और पिता दोनों से एकदम इक्वल अमाउंट में, समान मात्रा में जो जेनेटिक मटेरियल है, अनुवांशिक पदार्थ है, वो किस में ट्रांसफर होता है? शिशु में, बच्चों में ट्रांसफर होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बच्चे में पाया जाने वाला हर एक लक्षण वो माता और पिता के डीएनए से अफेक्ट हो सकता है, यानी कि माता पिता के डीएनए से प्रभावित हो सकता है ना। अब इस हर एक लक्षण के लिए हर बच्चे में दो क्या होंगे? दो विकल्प होंगे, है ना। दो क्या होंगे? दो विकल्प होंगे। जैसे मान लीजिए कि मदर जो हैं वो हाइट में छोटी हैं और फादर जो हैं वो हाइट में लंबे हैं, तो बच्चे के पास जो जीन्स होगा, उसके पास जीन्स होगा जिसमें दोनों लक्षण वो शो कर सकता है, या तो लंबा होगा या तो वो छोटा होगा, ठीक है। अब उसमें जो लक्षण प्रभावी होगा वो दिखाई पड़ेगा बच्चे के अंदर, है ना। तो बच्चे के अंदर कौन सा लक्षण प्रभावी दिखाई पड़ेगा, उसके लिए आपको मैं बॉक्स में बना के दिखाऊंगी कि किस तरीके से कुछ नियम उन्होंने बनाए मेंडल ने। और सोचो, लगभग 100 साल पहले ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। लगभग कितने सालों पहले? 100 साल पहले ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, ठीक है। तो मेंडल के बारे में क्या? मेंडल बहुत गरीबी में पले बढ़े थे। मेंडल के बारे में जानेंगे, जो एक दिन वैज्ञानिक का इतना बड़ा और आनुवंशिकी के नियम अभी तक हम पढ़ रहे हैं, वो कैसे थे। मेंडल की जो शुरुआती बिल्कुल बेसिक एजुकेशन जो थी, वो क्या थे? मेंडल क्रिश्चियन थे। एक गिरजाघर में या एक चर्च में उनकी परवरिश हुई थी वहां पे, और वहां पे जब परवरिश उनकी कंप्लीट हो गई उसके बाद वो साइंस और मैथ्स इसकी स्टडी करने के लिए वियना विश्वविद्यालय गए, वियना यूनिवर्सिटी में वो पढ़ने गए, ठीक है। अब उनको किस चीज का शौक था? उनको लोगों को पढ़ाने का बहुत शौक था, अध्यापन का शौक था। तो सर्टिफिकेट का एग्जाम हुआ, उसमें वो क्या हो गए? फेल हो गए। लेकिन फेल होने के बावजूद भी उनकी जो साइंटिफिक रिसर्च करने की जो चाह थी, वैज्ञानिक प्रवृत्ति जो थी, उसको वो फेलियर भी दबा नहीं पाया, है ना। उन्होंने क्या किया? अपनी वो मोनेस्ट्री में वापस चले गए, है ना। अपने उसी चर्च में, वो गिरजाघर में वापस चले गए। और थोड़ी दूर में गिरजाघर था, बहुत लंबी जमीन पड़ी हुई थी खाली। उन्होंने क्या किया? उसी के अंदर ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया, जिसमें इन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया और उसके बाद उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, जिसको हम आज के समय में आनुवंशिकी के नियम के बारे में जानते हैं। और इसके पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों के इन हेरेडिटरी गुणों का स्टडी किया था, लेकिन कोई क्लियर कुछ निकाल नहीं पाया। मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में साइंस के साथ साथ मैथ्स की भी इंट्रोडक्शन करा दी, यानी कि इन्होंने साइंस के साथ साथ मैथ्स के भी लॉजिक लगाए अपने एक्सपेरिमेंट्स में। और इन्होंने, ये ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने हर पीढ़ी के एक एक पौधे द्वारा जो भी लक्षण निकाला गया, जो भी लक्षण आया, उसको रिकॉर्ड रखा, उसका रिकॉर्ड रखा और कैलकुलेशन की, है ना। लेकिन जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए थे तब इनको कोई भी पहचान नहीं मिली बहुत लंबे समय तक। जो उस समय के अच्छे वैज्ञानिक थे वो इन पर हंसते थे कि ये बिल्कुल ही तथ्य रहित या निराधार प्रयोग करे हैं इन्होंने, जिसका कोई भी मतलब नहीं है, है ना। उनको ये नहीं पता था कि फ्यूचर में यही जो है वो आनुवंशिकी के नियम के रूप में सामने आएगा और इतना बड़ा आनुवंशिकता के नियम जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को ही उसका श्रेय जाएगा। तो जो ये आपके इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स ओवर 2 जनरेशंस की हम बात कर रहे हैं, ये क्या है? जब अपीयरेंस ऑफ F1 प्लांट्स, यानी कि पहली पीढ़ी के जो पौधे थे
उसमें क्या था कि पहली पीढ़ी के पौधे जो थे वो अपनी पेरेंट्स के जैसे दिखाई देते थे, दे वर टॉल बट वर एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। उन्होंने क्या बताया कि F1 प्लांट्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई तो पड़ रहे हैं, यानी कि एक लंबा और एक छोटे का जब क्रॉस कराया गया तो दिखने में तो सारे पौधे लंबे थे, लेकिन वो केवल दिखने में लंबे थे, है ना। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, यानी कि दिखाने में वो सब लंबे थे, लेकिन जब अंदर की बात आई तो क्या पता चला कि अंदर से वो डिफरेंट थे, यानी कि उनका जो कॉम्बिनेशन था जीन्स का वो डिफरेंट था, केवल वो दिखने में लंबे थे। तो मेंडल ने ये दो शब्द इंट्रोड्यूस करे, उन्होंने दो शब्द इंट्रोड्यूस करे और वो दो शब्द क्या थे, जीनोटाइप और फिनोटाइप। उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा, जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप का मतलब कि उसमें जीन्स का कॉम्बिनेशन कैसा है, फिनोटाइप का मतलब कि वो दिखने में कैसा है, जीन्स का कॉम्बिनेशन कैसा है और वो दिखने में कैसा है। जीन्स का कॉम्बिनेशन कैसा है वो कहलाया जीनोटाइप और दिखने में वो कैसा है वो कहलाया फिनोटाइप। तो जीनोटाइप का मतलब जो आपका F1 जनरेशन में पौधे थे वो कैसे डिफरेंट थे, उसके लिए उसका जीनोटाइप पता करना पड़ेगा। जीनोटाइप इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कैसे जीन्स उसमें हैं, विच इंक्लूड्स ऑल जीन्स दैट आर इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, जो जीन्स जो हैं पेरेंट्स से बच्चों में आए थे या पेरेंट्स से F1 जनरेशन में आए थे। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो कैपिटल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये क्या है, ये जीनोटाइप हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, जो किस लक्षण को दिखा रहे हैं, रेफरेंस टू देयर हाइट, वो उनकी लंबाई के लक्षणों को दिखा रहे हैं। फिनोटाइप का मतलब क्या हुआ, फिनोटाइप का मतलब है, फिनोटाइप इज द ऑब्जर्वेबल ट्रेट, जिसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं या जिसे आप बिना किसी एक्सपेरिमेंट के देख सकते हैं, अपनी आंखों से ही आपको दिखाई पड़ेगा कि ये इसका फिनोटाइप क्या है। वो ऐसा लक्षण जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और वो किसका रिजल्ट है, वो जीनोटाइप का रिजल्ट है। जीनोटाइप जैसा होगा फिनोटाइप वैसा ही शो होगा। या एग्जाम्पल के तौर पे देखें हम, अगर टॉलनेस और शॉर्टनेस, ये क्या है, आर फिनोटाइप्स रिजल्टिंग फ्रॉम डिफरेंट जीनोटाइप्स, जो लंबाई और छोटे पौधे का लक्षण है वो कैसा है, वो आपका जीनोटाइप का ही रिजल्ट है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किए मेंडल ने, इन्होंने इसमें एक पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स का लिया, जैसे कि टॉल और शॉर्ट प्लांट का, उसको उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस का नाम दिया। उन्होंने क्या क्रॉस का नाम दिया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का नाम दिया। जब उन्होंने एक समय पे एक ही लक्षण पे एक्सपेरिमेंट किया तो उसको उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस का नाम दिया। और जब उन्होंने इफ टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड, अब जब एक साथ दो दो लक्षणों का एक्सपेरिमेंट किया तब वो डाईहाइब्रिड क्रॉस कहलाया। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स क्या कहता है, ये समझने वाला है आपको। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या है कि यहाँ पे एक साथ दो कैरेक्टर्स को चुन लिया, एक साथ उन्होंने दो कैरेक्टर्स को चुन लिया। क्या क्या, कलर को भी और शेप को भी। क्या चुना उन्होंने, कलर को भी चुना और शेप को भी चुना, यानी कि उन्होंने गोल हरे बीज लिए और झुर्रीदार, उन्होंने राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ये दो लिए, ठीक है। अब उन्होंने इस पर क्या कराया, क्रॉस कराया। उन्होंने क्या कराया, क्रॉस कराया। तो उन्होंने क्या क्या लक्षण दिए, उन्होंने दो लक्षण लिए, एक तो कि उस बीज का शेप क्या था और रंग क्या था। अगले में भी उन्होंने ऐसे ही किया, एक बीज का शेप देखा और रंग देखा,
है ना। तो शेप और रंग जब उन्होंने देखा तो उसके बाद उनको समझ में आया कि एक साथ दो लक्षणों पर भी प्रयोग किया जा सकता है, और इसको उन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स डाइहाइब्रिड क्रॉस का नाम दिया। अब देखो बच्चों, जो अनुवांशिकता है या जो हेरिडिटी है, ये इसका क्या प्रोसेस है, ये किस तरीके से काम करती है ना, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे आप सभी को पता है कि हर एक कोशिका में केंद्रक प्रेजेंट होता है। केंद्रक के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना। हर एक कोशिका के अंदर केंद्रक होता है जिसको आप न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर कंटेंट होता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। उस आनुवांशिक पदार्थ में जब भी आनुवांशिक पदार्थ के अंदर क्रोमोसोम्स की संरचना बन जाती है समय के साथ जरूरत पर, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वो जो आनुवांशिक पदार्थ है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स बन रहा है उसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, जिसको आप जीन्स कहते हैं, उसको किस चीज से बना है, वो डीएनए के स्ट्रैंड से बना होता है। उसके कोशिका के डीएनए में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक इंफॉर्मेशन होती है ना। पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनेंगे। कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के अंदर आनुवांशिक पदार्थ, और वो आनुवांशिक पदार्थ के अंदर प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है। तो डीएनए का वो पार्ट जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, वो पार्ट क्या कहलाता है, वो पार्ट ही जीन कहलाता है। वो पार्ट क्या कहलाता है बच्चों, वही पार्ट जीन कहलाता है। अब किस तरह से ये जो जीन्स हैं ये अलग अलग लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में जाना, और मेंडल ने कितनी विपरीत परिस्थितियों में अपने ये सारे प्रयोग किए उसके बारे में जाना। एक चीज और आपने जानी कि मेंडल को देख करके कि किसी भी फेल्योर से कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने अगर फेल्योर के बाद लक्ष्य से वो पीछे हटे होते तो आज हम आनुवांशिकता के नियम में उनको नहीं पढ़ रहे होते। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।